धीमी हो जाती, तो धीमी गति से 7:30 बजे तक कुटिया पर कैसे पहुंचा जा सकता है? मैं अखिलेश, इलाहाबाद के जिन दोस्तों की मंडली में मेरा उठना बैठना है, वो लोग मुझे अखिल कहते हैं। उनका कहना है कि अखिलेश पूरा नाम लेने से ऐसा लगता है जैसे मानो स्टेशन से गाड़ी छूट जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। विनोद ने अपने कमरे का नाम कुटिया रखा है। कुटिया में आज हम दोस्तों का सामूहिक विदाई समारोह है। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों पे घर जा रहे हैं, पर इस बार का जाना कोई साधारण प्रस्थान नहीं है। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी है। त्रिलोकी सच कह रहा है। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ी जा रही है और हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। हमने कुछ अखबारों के दफ्तरों और रेडियो स्टेशनों के चक्कर मारे। पहली बार तो वहां काम का टोटा था, अगर काम था तो वो भी क्षणजीवी किस्म का। सबसे पहले रघुराज ने घोषणा की, भाई मैं तो अब घर चला जाऊंगा, इलाहाबाद में मेरा पेट नहीं भरता। बेटा रघुराज, सब्र करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऊपर वाला जिसका मुंह चीरता है उसे रोटी भी देता है। कृष्णमणि नास्तिक है, ईश्वर की बात करके वह ईश्वर का ही मजाक उड़ाता है। हाँ, सच कह रहा हूँ, ये इसकी पुरानी आदत है। ये प्रारंभ था और बाद में एक दिन हुआ ये कि फैसला हो गया, हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। वो कुछ कहना चाह रहा है। हम इस तरह नहीं जाएंगे, हम एक दिन जाएंगे और जाने के एक दिन पहले मेरे कमरे पर बैठक होगी और उसमें रुक क्यों गया बे? जल्दी बोल। बोलिए भाई। मैं शराब सर्व करूंगा। हमें सालों बस कर। मैं विनोद के कमरे पर जा रहा हूँ, यानी कुटिया पर जा रहा हूँ, जहां मेरे बाकी दोस्त मिलेंगे। वो भी कल मेरी तरह इस शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखीन और मंथर है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूंगा। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखी और मंथर है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूंगा। उसमें उन्मुक्त विस्तार, प्रसन्नता और गति है। साले उल्लू के पट्टे। तो आखिर चीज इतनी उलट पुलट क्यों हो गई? ये रहस्य मैं आपको इस उन्मुक्त विस्तार, प्रसन्नता और गति वाले हिस्से के बाद, यानी हमारा कुटिया जीवन कैसे बीता, इसके बाद बताऊंगा। विनोद से मेरी पहली मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी, जहां उसने अपनी कविताएं पढ़ी, जिनकी मैंने जमकर सुनाई की। नाचीज को विनोद कहते हैं। गुरुदेव, कल की गोष्ठी में आपके मुख धनुष से तीरों की बौछार हुई, मुझ में सहस्र छिद्र हो गए हैं। गुरुदेव, कल की गोष्ठी में मेरी कविताएं रुई थीं और आप धुनैया थे। क्षमा करना बस, यदि कल की गोष्ठी में मैं धनुष न उठाता तो कविता अपना नाम भुला देती, भविष्य में कविता को वर्ण करने का कोई साहस न करता। मुझे क्या पता था कि श्रोताओं में आप जैसे महाज्ञानी भी होंगे। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में। यार, कल की क्लास में अरे साथियों, आप विनोद कविताएं करते हैं, कवि गोष्ठियों में भाग लेते हैं, अच्छी कविता करते हैं। अरे वाह, इस बात पर कुछ हो जाए? अरे नहीं, आज नहीं, फिर कभी। विनोद भी हमारी तरह बाहर से आए हैं, यहाँ अकेले हैं। हमारी मंडली में आपका स्वागत है। आइए। इधर मैंने सिफारिश करके विनोद का दाखिला अपनी मंडली में करा दिया। इधर दाखिला हुआ, उधर मेरा मकान मालिक 7 महीने का बकाया किराया मांगने पर हरामी पर उतर आया। मैंने भी मामला रफा दफा करने की गरज से मजाक में कहा, 9 महीने तो हो जाने दीजिए जनाब, 7 महीने में तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। मकान मालिक ने इनकी वाक पटुता की रेड़ मार दी।
2-3 महीने की मोहलत दे दीजिए। अरे सुनिए, मैं कह रहा था, आखिरकार मैंने पाया कि इस मामले में 7 महीने का मुफ्त निवास भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। हमें बहुत जल्द ही 1-2 दिनों के भीतर एक कमरे की तलाश करनी होगी। विनोद, इस काम में तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। कमरे के मामले में मकान मालिक सिद्धांतवादी होते हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं, जैसे शादीशुदा लोगों को ही किराएदार रखेंगे, कुछ मालिक नौकरी वालों को ही वरीयता देंगे, नौकरी वो भी स्थानांतरण वाली होनी चाहिए, कुछ मालिक गोश्त मछली खाने पे पाबंदी लगाते तो कुछ देर रात से घर आने पे, वगैरह वगैरह। मैं इन सब मानदंडों पर अयोग्य था, फिर भी छल प्रपंच करके कमरा प्राप्त कर ही लेता। दरअसल हम लोग कोई हैरी गरे नहीं है। हमारी मंडी का भी एक सिद्धांत है कमरे को लेकर। जी हाँ, कमरा उसी मकान में लिया जाएगा जिसमें और जिसके आसपास नैसर्गिक सौंदर्य हो, यानी कि सुंदरियां हो। इस बात की जानकारी है, हमारे पास उपाय था। हम पान और चाय की दुकानों पे गौर करते, जहाँ मुस्टंडों का जमावड़ा होता, उसके आसपास कमरा पाने की जद्दोजहद करते। कमरा ना मिले ये दीगर बात है, किंतु हमारे प्रयोग की प्राथमिकता कभी भी संदेहवती नहीं हो पाई। वाकई वहां सुंदरियां होती। चाय पान की दुकान के अलावा हमारे पास एक दिशा सूचक और था पड़ताल का। हम मकानों की छतों और छज्जों पर दृष्टिपात करते। यदि वहां शलवार, कुर्ते, दुपट्टे या अंतरंग वस्त्र लटकते होते तो हम वहां बातचीत करना मुनासिब समझते। विनोद, इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही नंबरी निकला। नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो पहुंच जाता और पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं। आसपास कोई मकान खाली है? नहीं। अच्छा, आपके किसी परिचित या रिश्तेदार के यहाँ? क्यों सर खा रहे हो? बोला ना नहीं। खैर, बहुत छानबीन के बाद एक कमरे का पता चला। बातचीत करने से पहले हमने छज्जों पर कुछ कुंवारे कपड़े देखे और घर के सामने 3 नैसर्गिक सौंदर्य। मैंने ठीक मारा। अरे नहीं, मैंने मारी यार। सोनिया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। कम कमा कम कम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे। कम कमा कम कम। ठीक है, ये जगह ठीक है। और क्या, और हमें चाहिए ही। डूलेट का बोर्ड भी लगा है। मैं बात करता हूँ। देखो, मुझे कमरे की सख्त आवश्यकता है। ये कमरा मैं ही लूंगा। ठीक है जनाब, आप ही लीजिए। मकान मालिक को बुलाकर देखिए तो सही कि आपकी मंशा पूरी होती है या नहीं। जी बताइए, ये कमरे की आवश्यकता है। सोनिया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। कम कमा कम कम राजा बन के आना रे, मोहे। अच्छा, क्या देख के यहाँ कमरा ले रहे हो? अरे वो नहीं, कुछ देखा नहीं, वो बस एक कमरा चाहिए था। देखा कुछ नहीं, तो कहीं और भी तो कमरा ले सकते थे। अच्छी जगह है, वातावरण भी खुला खुला है और यहाँ से यूनिवर्सिटी और बाकी सारी चीजें आसपास। अच्छी जगह है, वातावरण खुला खुला है, सभी चीजें आसपास हैं। अरे नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। साले, वो नहीं, वो गलत की बात नहीं है। वो दरअसल ये सेंटर प्लेस है ना। कौन रहेगा? मैं रहूंगा। कितना किराया है? 2000 रुपए। असली मुद्रा। ये लीजिए,
कल से आ जाऊं? ठीक है। सुनती हो, जिज्जी का फोन आया था, बोली बिटिया लोगों को भेज दो, दौरे से आने वाले हैं, तीनों को कुछ खिला पिला दो, लड़कियां अपने घर जाएं, यहाँ बड़ी धम मचा रही। ठीक ठीक, हाँ। कल से आ जाना। साले ये दुआदार भी दे दिए। चुप करो सालो। अबे उन सालियों के सलवार कुर्ते और दुपट्टे जहाँ कहीं भी टंगते होंगे, युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करना सब माया है। ओ यही रास्ते एक गाना और बजा एक बार। सब माया है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी। बोले मधुर वाणी, बिल्कुल पास लिए कर डोले बोले मधुर वाणी, बिल्कुल पास लिए कर डोले बोले मधुर वाणी, बिल्कुल पास लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी। हमारी मंडली के प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि त्रिपाठी, विनोद, त्रिलोकी, दीनानाथ आदि सभी विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई वो नहीं है जो गुरुओं के पैजामे का नाड़ा खींचने से आती है। हम ऐसे पढ़ने लिखने वाले भी नहीं हैं जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने ही बाड़े में दुबके रहते हैं। ऐसों को प्रायः हम डंडा करते हैं। राजनीतिक रुझान भी है हमारा। हम लड़कियों के दीवाने हैं। यदि कोई आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट और लुच्चा मान लेता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं हैं। लड़कियों के प्रति आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल है। सीमा का अतिक्रमण हराम है हमारे लिए। सच कहूं, हम इतने नैतिक हैं कि अवसर को भी ठुकरा देते हैं। वैसे तो हमारे तरफ अनेक लड़कियां लपकती हैं। हम सफाचट मूंछों और दौलत की वजह से हीरो नहीं हैं, बल्कि हम में से कई तो दाढ़ी भी रखते हैं। हम प्रायः लड़कियों से चंदा मांगते हैं। इस राह पर त्रिलोकी दो डग आगे है। वो तो व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा मांगता है। लेकिन मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो सामूहिक कल्याण के नाम पर चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्च करते हो। मुझे जब निजी काम के लिए जरूरत पड़ती तो जरूरत बतला कर ही उनसे पैसे लेता। हेलो त्रिलोकी। अरे वाह, कैसी हो? अच्छी हूँ। और भगत सिंह पर जो बोलना है उसकी कुछ तैयारी की है? हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। उस विषय पर अपनी पूरी पकड़ है। अच्छा,
निराला पर बोलते वक्त भी कुछ ऐसे ही कहा था और फिर शाम को मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। ये बता दो, वो बता दो। निराला गूढ़ हिंदी साहित्य का विषय है, यानी कि विभा जी का विषय, भगत सिंह जन जन का विषय है। आजादी के बारे में उनकी सोच हमारे देश की वर्तमान राजनीति का पर्दाफाश करती है। हमें पथ पथ पर उनकी बातें याद आती हैं। कैसा लगा? लो इस बात पर। अच्छा विभा, हाँ, तेरे घर से तो समय पर मनी ऑर्डर आ जाता है ना? हाँ, आ जाता है तो कुछ पैसे दे दे। मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तू पर्स खोल, उसमें जितना होगा उसका आधा मेरा। अच्छा ठीक है, उसका 25% मेरा, बाकी 50% तेरा। वाह, क्या दमदार फॉर्मूला निकाला है। मेरे पैसे में से 75% मेरे रहने का। अरे यार, भोजन के लिए पैसे नहीं है, लाओ निकालो। सुनो मित्र, तुम हमेशा हम लड़कियों से ही करना क्यों मांगते हो? क्योंकि लड़कियां दयालु होती हैं और लड़के खाट और क्रूर होते हैं। अच्छा, चलो शाम को हम डिबेट के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। खैर, त्रिलोकी की तो बात ही कुछ और है। वो जन कल्याण करता। जन कल्याण मंडली में शराब का कोट है और देशभक्ति प्यार मोहब्बत का। हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोकी के पैसे चुक जाते और वो सड़क पर आ जाता। अरे रिक्शा के नीचे जनाब के पांव नहीं उतरते हैं, दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता और सिनेमा देखता। कमोवेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही है। हमारी त्रासदी ये है कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना तो करते हैं, लेकिन हमारे मनी ऑर्डर हमें वानप्रस्थ पहुंचाने वाले हैं। ये दीगर बात है कि सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने के पहले हफ्ते में कंगाल नहीं होते, लेकिन महीने के अंत में भोजन को लेकर ताल तिकड़म करना सभी की बाध्यता है। अच्छा, और ये क्रिस्ट मणि हॉस्टल में रजिस्टर देखता है। जितनी मीटिंग लिखे होते हैं ना, उसकी 2 गुना मीटिंग वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलन स्थापित करता है। मैं प्रायः कमरे में खिचड़ी पकाकर मैं इसमें अक्षर लगवाता हूँ। और ये रघुराज साला भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका है। और मुझमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, अतः मैं एक दिन सबके यहाँ खा लेता। और विनोद आकस्मिक दिनों में सबका सत्कार करता। दरअसल विनोद अपने पले पुले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्ज लेता, जिसे वो कभी नहीं चुकाता। अच्छा दोस्तों, अभी काम है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। मलाई आजकल बहुत ज्यादा उड़ने लगा है। आगे 10 साल बाद देख लेते हैं। कहाँ से आ रहा है बे? प्रोफेसर गोद में बैठ कर आ रहा। बोलता क्यों नहीं? तू अपनी आदत से बाहर नहीं आएगा। कहाँ से आ रहा है तू? ये ऐसे थोड़े ना कबूलेगा। चापलूसी करना और पिछवाड़ा घिसवाना इसकी आदत में शुमार है। क्यों बे? कहाँ से आ रहा है? अबे बोलता क्यों नहीं? होठ छिल गए तेरे से इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? देखो, मैं कहता हूँ बेमतलब बिना जाने मुझे फसाद मत करो। तुम लोगों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, जनाब ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा? लाइब्रेरी की खिड़की से जो किताबें हमने बाहर फेंकी, ये खबर किसने लिखी? छोड़, मैं कहता हूँ। पहले जो मैंने पूछा वो बोल, कहाँ से आ रहा है तू? राजीव सर कैसे आ रहा हूँ? बोलो, क्या कर लोगे? राजीव सर यहाँ से आ? क्या बोला उनको? जो तुमने कहा था। अबे हमने कहा था? क्या कहा था? तुमने तो कहा था कि अगर प्रैक्टिकल में डॉक्टर राजीव के बच्चे ने हमारे ग्रुप को कम नंबर दिए तो हाथ डालकर उस साले को पलट दूंगा। क्यों कहा? मुझसे करने बातें मत पड़ सरकार। मैं कुछ भी करूं, तुम लोगों से क्या? क्यों क्या था? बोल, क्यों क्या था? और साला कर ही क्या सकता? मारो साले को, मारो साले को। मैं क्या करूं?
देख लूंगा। भगवान कैसे मारपीट कर रही है? इन लोगों का तो रोज का हो गया है। ध्रुव हमेशा ऐसे करता है। मेरे बहुत तेज घबराहट हो रही है यार। 12 बज गए, मुझे तो जाना भी था नहीं। हाँ तो चली जाओ ना। पर सदर जी की क्लास, अरे एक दिन क्लास बंक कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं नहीं। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली है, इसीलिए लोगों के चेहरे पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास है। पर ये चीजें उतनी नहीं है जितनी इस मौके पर होनी चाहिए, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज तेज हवा चल रही है, इसीलिए लोग ठंड से सिकड़े हुए हैं। मैं कुछ ज्यादा ही पहले हिंदी विभाग आ गया हूं। सुबह की धूप अच्छी लग रही है। मुझे त्रिलोकी का इंतजार है कि वो आए और तब चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल साले का पीरियड कौन अटेंड करे? मैं सदानंद जी के अलावा और किसी का पीरियड अटेंड नहीं करता हूं, क्योंकि बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर केवल कथा वाचन करते हैं या किताब से नकल करके इमला लिखवाते हैं। एमए में नकल का इमला? ओह माय गॉड, सुनने कैसा लग रहा है? और पता है, मंडली के अखिल ने इसी कारण कक्षाओं का बायकॉट कर दिया है। और उनके इस बायकॉट से प्रोफेसर भरनाने के बजाय प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अपने क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका और दीर्घ शंका का समाधान कर सकते हैं। मुझे त्रिलोकी पर झुंझलाहट हुई। आ क्यों नहीं रहा है? डूब गया होगा कहीं बतरस में। त्रिलोकी को बोलने का भयानक चस्का तो उसके बारे में प्रसिद्ध है कि त्रिलोकी एक बार बोलना शुरू करता है तो सामने वाला केवल कान और त्रिलोकी केवल मुंह होता है। हिंदी विभाग में लड़कों के आने का एक उद्देश्य हम सुंदरियों को देखना भी होता है। इसमें हम सुंदरियों का क्या दोष? ईश्वर ने हमें सुंदर बनाया। लड़कों के लिए हम प्राणवायु हैं, एक इंस्पिरेशन, जीवित रहने का साधन। यहाँ लोग विपरीत सेक्स के चक्कर में ऐसे मंडराते हैं जैसे मंदिरों और अस्पताल के बाहर मंडराते हैं। और एमए हिंदी विभाग में लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद लड़कों से इतनी ज्यादा है कि ये विभाग अन्य छात्रों के लिए 3 बन गया है। अरे चलो लेट हो रहा है। हाँ, क्लास से टाइम हो गया। वैसे ये विश्वविद्यालय का मीरगंज भी बोला जाता है। मीरगंज इलाहाबाद का वो स्थल है जहां नैतिकतावादी लोग बहुत सतर्क होकर घुसते हैं, टिकते हैं और बाहर निकलते हैं। सदानंद जी आते हैं। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती है। उनसे हमारे संबंध बेतकल्लुफ हैं। सर आपसे बात करनी है। बात करनी है तो करो बात। सर एक पार्टी करनी है। अरे भाई पार्टी करनी है तो करो पार्टी। सर उस पार्टी में एक रस्म भी होती है। तो निभाओ ना रस्म, कौन रोकता है? सर उसमें जन कल्याण होता है। जन कल्याण? जन कल्याण वो जी सर आप तो हमारे रग रग से परिचित हैं। शराब बहुत ही गंदा व्यसन है, नहीं हो पाएगा। अरे सर आपकी मदद के बिना जन कल्याण संभव नहीं। बोला ना बार बार, नहीं हो पाएगा। अरे सर इस कैलेंडर ईयर में आपसे पहली बार मांगा जा रहा है। अच्छा अभी तो ये जनवरी है, पूरे 12 महीने शेष हैं। बुरी लगती। अरे सर वो अध्यापिका सुनीता निगम जी कह रही थी यदि आप सदानंद जी अपनी मेधा और वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण से भी चर्चित हैं। उन्होंने प्रेम विवाह किया है, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते हैं। दोनों बड़े दुस्साहसी हैं। हमारे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कई लोगों ने उन्हें सिविल लाइंस के पास एक अच्छे रेस्टोरेंट में देखा सुना भी है। अब गुरु के बारे में ज्यादा क्यों कहा जाए, समझदार को इशारा ही काफी है। मतलब यूं समझिए कि विवाह ना करने पर भी दोनों अखिलेश गुड गुड वेरी गुड। मैंने हाल ही में छपी कविता
पत्रिका में पढ़ी, अच्छा लिखते हो। अखिल सोच रहा है इतनी तारीफ यदि किसी सुंदरी के सामने की होती तो आनंद आ जाता। वो नई लड़की एमए प्रीवियस की है, नाम उपमा श्रीवास्तव। अखिल और उपमा का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा है। उपमा, मैं तुम्हारा परिचय हिंदी के प्राध्यापक सदानंद जी से करवा दूं। हाँ। सर, ये उपमा श्रीवास्तव एमए प्रीवियस में है। सर, मैं क्या कह रहा था कि मेरी कविता की तारीफ तो आपने बहुत कर दी। अगर कोई कमी वगैरह हो तो वो भी बता दीजिए। ओह, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी बहुत ही अच्छी कविता है। ऐसे ही लिखते रहो तो एक दिन बहुत बड़े साहित्यकार बनोगे। धन्यवाद सर। कैसी हो उपमा? जी ठीक हूँ। लगता है बहुत पढ़ने लिखने वाली हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती। अच्छा, माँ ने कहा है बेटी सीधे क्लास में जाना, इधर उधर झांकना भी नहीं, अपने क्लास के छात्रों से ही मेलजोल रखना, और हाँ, सिर्फ लड़कियों से, लड़कों से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा माँ ने। उन्होंने कहा सिर्फ आपसे बात मत करना। ओ, तो तुम बंदी भी करती हो? जी। ये अभिषेक कौन? अभिषेक? अभिषेक मेरे सपनों का नायक। आगे बढ़ने को सहिएगा, प्लीज। तो कैसा लग रहा है हमारा विश्वविद्यालय? बहुत अच्छा। डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में काफी फर्क मालूम होता है। तुम्हारा तो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों का अनुभव हो रहा है। जी, आपके ग्रुप के लड़के बड़े मजेदार हैं। सबके सब इतनी आत्मीयता से बातें करते हैं, लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हैं। सबके सब बड़े घाघ हैं। इनसे मिलते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आगे क्या करने का विचार? डॉक्टरेट। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसरी, फिर कुछ कविताएं और कुछ मन की बात। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। देखा ना, मैं कह रही थी आपके ग्रुप के लड़के बहुत अच्छे हैं। तुम अंदर की बात नहीं समझ पाओगे। वो असल में देखने आया था कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। लो, एक तुम्हारा, एक मेरा। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपने क्या करने की सोची है? सोचा तो बहुत कुछ है। सपने देखने में क्या जाता है, कितने टपल होते हैं ये तो समय ही बताएगा। मुझे पूरा भरोसा है, आपने जो कुछ भी करने की सोची है वो सब पूरा होगा। थैंक्स। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो सीढ़ियां थकान भरी नहीं होती। आपका घर यही है? नहीं, यहाँ तो कमरा ले रखा है, पढ़ने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता? मैं यही इलाहाबाद में रहती हूँ। पापा एग्री ऑफिस में है और मम्मी कॉलेज में पढ़ाती है। अच्छा, और भाई बहन? बड़ी बहन की शादी हो गई है और भाई एनटीपीसी चौपर में इंजीनियर है। अप डाउन करते हैं? नहीं, शनिवार रविवार आते हैं। चलो अच्छा। नहीं, वो हफ्ते के 5 दिन पिटने से बच जाऊंगा। करेंगे तो रविवार को पिट जाएंगे। अच्छा, कोर्स के अलावा क्या पढ़ती हूँ? सब जो मिल जाता है, विशेष तौर पर साहित्यिक पत्रिकाएं। लेकिन एक निर्दिष्ट सोच होनी चाहिए। तो आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए। कार्ल मार्क्स को पढ़ो। मैं तुम्हें कुछ किताबें दूंगा। अभी कहा? सदानंद जी की क्लास। चलो मिलते हैं। लो, गोबर गणेश जी आ रहे हैं। हिंदी विभाग अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद
हमारी मंडली इन्हें गोबर गणेश कहती है। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को साहित्यकार मानते हैं, जबकि साहित्य में मान्यता केवल सदानंद जी की है। सदानंद जी और गोबर गणेश जी में 36 का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त गोबर गणेश जी किसी लॉबी के हैं, जबकि सदानंद जी एनटीपीसी लॉबी के। और सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली हैं, जबकि सदानंद जी सिंह हैं। इस मामले में भी गोबर गणेश जी का कहना है कि वो सिंह नहीं यादव हैं, मथुरा के नंद कुलवंशी। सर, आज हमारा और आपका मुद्दा साफ हो जाना चाहिए। सर, भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? बताया तो था, सुनते नहीं हो क्या? अरे सर, उनके नाम भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बताने के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहे। सर, वो कुछ कह रहा है। मैं सुन नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। मैं बहरा नहीं हूँ। अरे तो बता दीजिए ना कि भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? तुम्हें क्या बताऊं? तुम हिंदी के विद्यार्थी नहीं हो, आउटसाइडर होकर हमारे विभाग में घुसे क्यों? हिंदी वालों का बैनामा है क्या भक्ति आंदोलन पर? और रही बात आउटसाइडर की, तो जो साले लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंख देखने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? कभी आपने मना? उनको मना करने में तो आपकी दुख तो होती है। अरे मीना बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को, महानगरों की सिटी बसें बना रखी है। मैं कहता हूँ अभी हमारे विभाग से निकल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? देखिए सर, मैं हिंदी का विद्यार्थी ना होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूँ कि हिंदी साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य के किसी मसले पर मुझसे बहस करने। अगर बहस में आप जीत गए ना, तो मैं पेशाब से अपनी मुंह छुड़वा दूं। मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त हमारे विभाग से निकलो, निकलो यहाँ से। अब मुझे निकाल रहे हैं? हाँ। देखो कैसे दुर्दुरा रहे हैं, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूँ और गुंडों का आप शेल्टर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूँ कि कारण क्या है। जब से आप यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए ना, तब से केवल लड़कियों ने ही टॉप किया। अरे वाह त्रिलोकी गुरु, वाह, मजा आ गया। चला तुझे लल्ला की दुकान पर चाय पिला। अबे पहले सामने की दुकान से एक सिगरेट तो पिला दे यार। तू जो कहे मेरे भाई, चल। वाली है। अच्छा। हाँ, दोनों एक दिन शादी करेंगे और ईश्वर करे ये दूधो नहाए, वो तो भले, और हमें जिंदगी भर दावतें देता है। पंकज की योजना है कि वो नौकरी लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर इसे अखंड सौभाग्यवती बनाए। छात्र संघ के चुनाव का आज परिणाम आने वाला है। हमारी मंडली जिस संगठन से जुड़ी है, उसने भी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे कैंडिडेट को अच्छी शिकस्त मिली है। दरअसल आजादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक इतिहास रहा है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण ने ही बाधा है, और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी को कोई हिजड़ा बड़वा टाइप का ही गंदवाता रहा है। अध्यक्ष पद विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के घोर कूटनीतिक बहुखंडी जी की उंगलियों पर नाचता रहा है। इसके पीछे छिपा रहस्य ये है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंदी है, और फिर उनका कुबेर जो दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा का खंड खंड करता। बहुखंडी जी ही क्यों, शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम बरनवाल, उद्योगपति हाफिज, सभी के फन को कुचलता हमारा संगठन। सभी की लपलपाती जीभ को सिद्धांतों के धागों से नापता हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेऊ घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल जुलूस निकालने के बाद वो सभी छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों से मीटिंग करके पानी भरने की रस्सी जितनी मोटी जनेऊ निकालकर गिड़गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो, जनेऊ की लाज रखो। और हम हार गए। दोस्तों 6 समोसे खिलाओ यार। क्यों बेटा, क्या हुआ?
आज खाना नहीं खाया? कहाँ से आ रहा हूँ महाराज? यार 2 लड़कियों से आ रहा हूँ, रिक्शे के पीछे मैंने साइकिल लगाई, साइकिल सिनेमा हॉल के पास रुकी, मैं भी फिल्म देखने लगा। हो गए बेटा, कैसी थी फिल्म? ठीक ही थी, बस अश्लीलता का भाव था। अबे तेरी तो विशेषता है साले, जब मूड में रहता है तो संसार के सभी क्रिया व्यापार के मूल्यांकन के लिए इकलौता बटखरा सेक्स होता है। अच्छा प्यारे, ये बता, अच्छी तरह देख पहचान लिया? कहाँ कायदे से देख पाता हूँ यार। ईश्वर ने अगर एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद आता। ईश्वर के पास अभी अर्जी लगाता हूँ बेटा। अबे ये छोड़, पहले ये बता, लड़कियां कैसी थी? अबे यार, मैं तो तुम लोग बताना ही भूल गया। उनमें से एक लड़की थी और दूसरी नवविवाहित भाभी जी। अच्छा, और तुम किसके लिए प्रयासरत हो? बेशक दोनों के लिए, लेकिन भाभी जी के लिए थोड़ा ज्यादा। रघुराज, हाँ, मैंने प्रायः देखा है कि तुम्हें शादीशुदा औरतें ये भाभियां ही क्यों अधिक अच्छी लगती हैं? अबे क्योंकि भाभियां ना कुंवारियों से ज्यादा व्यवहारिक होती है। वाह रघुराज वाह, तुम्हारी पकड़ अच्छी। तुम उपन्यास पर काम करो, खूब जमेगी। हाँ यार, हाँ जो उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, अतृप्त काम वासना का जिंदा दस्तावेज। और एक कहानी भी पूरी की है। इलाहाबाद के 3 लड़कों को देखकर दिल्ली की लड़कियां विद्रोह कर नंगी घर से बाहर। अरे साले, लेखकों की तुम, मैंने आज तक कुछ लिखा है जो लिखूंगा। अच्छा चलो यहाँ से हट लो, नहीं तो प्रीवियस ईयर के बच्चे सब हमारा सीक्रेट जान जाएंगे, जिनकी निगाहों में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल और सीधे माने जाते हैं। चलो चलो, आप लोग कट ले यहाँ से। और तीसरा बटन देखना, किसी की भी मुंडी ऊपर हुई ना तो बेटा यहीं दबा के मारूंगा। निकलो, एक एक निकलो, मुंडी नीचे, मेरी भी। सुंदर, अति सुंदर। रघु, अबे रघु, बोल मेरे बाप। ऐसा करो, तुम इनके लिए तपस्या करना शुरू करो। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसी विमेंस हॉस्टल के बाहर धुंधी रमाऊंगा। देखो, विमेंस हॉस्टल के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में विमेंस हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे मन में इसके लिए पवित्र भाव। देखो बालक, मैं तुम्हारे इस तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र करना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजन नहीं रखती। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर सकता हूँ। बोलो, चाहते हो? हाँ महाराज, बताओ। अवश्य, हम सुनना चाहेंगे। स्त्रियों के प्रति आपका ये विमर्श हमारी आंखें खोलता है महाराज। हाँ तो सुनो, मैं कुछ बताने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। तो बताओ, इस वीमेंस हॉस्टल की अधिसंख्य लड़कियां बीएसएफ से क्यों जुड़ी हैं? वे हमारे संगठन की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं होती? तब तुम ही बताओ महाराज, तुम ही बताओ। तुम तो सर्वज्ञाता हो। हाँ ठीक है, मैं ही बताता हूँ। क्योंकि बीएसएफ भद्र लोगों के वर्चस्व वाली संस्था है। उसमें लड़कियां इसीलिए जाती हैं क्योंकि उसमें जाकर अपने को विशिष्ट समझने का एहसास होता है। अब देखो, आजकल संपन्न घरों में सामाजिक कार्य करने का चस्का बड़ी जोर से पकड़ रहा है, लेकिन उनके यही कार्य मूलक जनता की संघर्ष की धार को कुंद करने के लिए होते हैं। और यही बिंदु बीएसएफ और इन सुविधाभोगी लड़कियों के बीच सेतु प्रदान करता है। रघुराज, हमने तुमसे बीएसएफ और लड़कियों के संबंध पर प्रकाश डालने को तो नहीं कहा था। बिल्कुल सही यार। अबे बस, तभी तो तुम लोग अच्छे लेखक नहीं बन सके। केंद्रीय तत्व को समझे बिना पहले यथार्थ फैलाने की कोशिश करते हो। अगर यही हड़बड़ी वाली आदत संभोग करते समय रही ना तो शीघ्र पतंग के मरीज कहलाओ। और तुम्हारी
जाएंगे। हाँ चलो। नहीं तो अरे हम हाथ जोड़ते हैं प्रभु, तो आप सुनाइए, आपका व्याख्यान जारी रखें। हाँ चलो क्षमा करता हूँ। हाँ तो मेरी उपरोक्त बात से ये तत्व निकला कि इस वीमेंस हॉस्टल की अधिसंख्य लड़कियां आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त परिवारों से जुड़ी हैं, लेकिन इससे क्या होता है, यहाँ भी कई तरह की भिन्नताएं कई तरह की कलहों को जन्म देती हैं। अब देखो, बहुत संभव है कि थानेदार की बिटिया का मनी ऑर्डर और जूनियर इंजीनियर की बिटिया का मनी ऑर्डर क्रमशः डिप्टी एसपी और असिस्टेंट इंजीनियर की बिटिया के मनी ऑर्डर से ज्यादा रुपयों का होता हो। वाह। हाँ तो महाराज, आप अपना व्याख्यान जारी रखें। हाँ तो तुम लोग जानते ही हो कि लड़कियों में होड़ की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे पैंटी से लेकर प्रेम तक में अपनी चीज को श्रेष्ठ देखना चाहती हैं। वे कम से कम किसी से 19 तो नहीं दिखना चाहती। अब जिनकी माली हैसियत अपेक्षाकृत पिछड़ी होती है, वे गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। अब ऐसे में पहला कदम किसी मालदार प्रेमी को पटा लेने का होता है, और अगर फिर भी कमी पड़ी तो पतन शुरू हो जाता है। और कुछ ज्ञान देंगे? समय का है? समय 3:40। हाँ तो सुनिए, अब हमें चलना भी है। 4:30 पर जाकर सांस्कृतिक बकलोली का विरोध करना है। सांस्कृतिक बकलोली, ये कैसा नाम? क्योंकि किसी भी स्वस्थ कला के निर्माण के लिए समाज से इसकी प्रतिक्रिया अनिवार्य है, पर जिनको आज तुम डंडा करोगे वे स्वयं रचते स्वयं आनंदित होते हैं। हाँ तो चलिए, चलो। अरे विनोद रुको, चलो आया, चलो यार जल्दी आओ, बैठो। अल्फ्रेड पार्क, हम यहाँ से आधा घंटा में आसानी से पहुँच सकते हैं, यानी कि हमारे पास 20 मिनट का वक्त है। पर हमने तय किया है कि वहीं चलते हैं। वहाँ हम धूप टुकड़ा खोजेंगे और 20 मिनट लेटे रहेंगे। शहीद पार्क से इकट्ठा होकर हमें कला भवन के लिए कूच करना है, बाकी लोग वहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब हमारे बीच साथी अखिल सांस्कृतिक कला प्रेमियों और आम दर्शकों को लेकर कुछ बातें करेंगे। सभी युवा कलाकार, छात्रों व कला प्रेमियों, हमारी मंडली कला भवन में हो रहे ऐसे नाट्य समारोह का विरोध करती है। कला भवन एक सरकारी संस्था है, लेकिन इसके कार्यक्रम जनता और इसके अपने कलाकारों से मुंह मोड़े रहते हैं। शेम 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 सांस्कृतिक विभाग डाउन 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 सांस्कृतिक विभाग डाउन 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 शेम 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 शेम। यहाँ दर्शक, श्रोता, अफसर वगैरह होते हैं और कलाकार विदेशी मेकअप में अखे रहते हैं। यहाँ शराब की झमाझम बारिश और रास लीला के प्रयत्न की सुरसुरी समय समय हर समय चलती रहती है। अब ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। विनोद ने कहीं से कार्यक्रम का पास उपलब्ध कर लिया है, तो योजना यह है कि वो हमारे विरोध के पर्चों का बंडल अपने झोले में रखकर भीतर हो जाएगा और भीतर जितना बांट सकेगा बांटेगा। बाकी के लोग बाहर नारेबाजी करेंगे। कला भवन की कमर तोड़ने की अब हम ठान चुके हैं। ठान चुके हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
का एक रूप था, बौद्धिक, मस्त और निर्भय। जिंदा दिली की रोशनाई में डूबी कलमे हैं हम, पर हम कुछ और भी तो हैं। कहीं कुछ बुरा देखें, बुरा सुने, हम क्रोध से कांपने लगते। इतने अजीब हैं हम कि खुद ही कुछ गलत कह या कर जाते तो खुद से ही खफा होने लगते। हम पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते, जुलूसों में होते, हड़तालों में होते, सभाओं में होते। हम पुलिस और गुप्तचरी के रजिस्टर में दर्ज हैं। सचमुच हम पढ़ाकू और लड़ाकू हैं। हम गर्म तंदूर पर पक रही रोटियां हैं, लेकिन हम ऊपर उड़ते गैस भरे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह हैं। हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते हम ऐसे वायुमंडल में पहुंचे जहां हम फूट गए। हम नीचे गिर रहे हैं, अपना संतुलन खोए हम नीचे की ओर गिर रहे हैं। हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। हमें नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि वो हमारे लिए सांस है इस वक्त। धीरे धीरे हमारे संबंधों के पांव उखड़ने लगे हैं, सब हमसे मुंह मोड़ने लगे हैं। उपमा भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी है। जब भी मिलती मशवरा देती कि मुझे कंपटीशन की तैयारी और मेहनत से करनी चाहिए, और इस बात पर मैं नाराज हो जाता हूं। अब सदानंद जी मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलते, वो मंडली पे दया करने लगे। अब हम भोजन के लिए ताल तिगड़म नहीं करते हैं, ना होने पर भूखे ही सो जाते हैं। उधार लेने का मनोबल भी खो चुके हैं हम। कोई हमसे पूछता क्या कर रहे हो, तो प्रत्युत्तर में हम कांपने लगते। किसी से मिलने के पहले ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती। कहीं पूछ ना लिया जाए क्या कर रहा हूं मैं। आपस में भी मिलना कम होने लगा, हम परस्पर कतराने लगे। मोहब्बत तो बदस्तूर थी हमारे बीच, मगर बातचीत में हम थोड़े कटखने हो गए थे। एक दिन छुट्टियों में हम सब अपने अपने घर गए। लौटने पर हम सभी थके और हारे हुए लग रहे थे। हमने अपने माता पिता और परिचितों को निराश किया, जिससे वो चिढ़ गए। उन्होंने हमें हिकारत से देखा, हम हार गए, हम थक गए। वापस नहीं हो रहे, हम मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ तो जीना मुहाल हो गया है, गुजारा मुश्किल। बात की कहानी यह है कि हम कुटिया पर इकट्ठा हो गए।
टीचर पंक्चुअल 7:30 बजे का समय था और 7:45 हो रहे हैं। पूरे 15 मिनट लेट है आप। माफ करना भाई, माफ करना यार, माफ करना यार। ला यार, कहाँ? अरे नहीं नहीं यार, आज गिलास में नहीं, आज तो सीधा मुंह में बरसाओ यार। आज सारी परंपराओं को तोड़ो। इतने दिनों बाद खाली बोतल देखकर घर में आ गई। यार क्या हुआ बे? बैग लेके आ रहे हो? आज से अपने कमरे से मुंह मोड़ लिया क्या? हाँ यार, मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे की, यहीं से सीधा स्टेशन। कमरे की चाबी मकान मालिक को पकड़ा रहा था। बुजुर्ग रो पड़े, अपने दोनों हाथों के बीच मेरा हाथ लिया और कहने लगे, बेटा त्रिलोकी, तुम जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। रात बिरात एक आवाज दो, त्रिलोकी, तुम हाजिर हो जाते। बड़ा भरोसा था। अब कभी इलाहाबाद आना हो तो यही रहना। यार विनोद, घर कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करते हैं। Cheers! Cheers! बदना किया रे दिल के किसी शायर ने क्या खूब कहा, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात। आधे शहर से निकली
तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पर मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे उधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से इस कदर। मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछा, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। श्रीमान गोबर गणेश, हिंदी विभाग महेश प्रसाद। नाम गोबर गणेश। अरे यार, पता है उस दिन हमने गोबर गणेश से कहा तो साला आपने मुझे आउटसाइडर कहा, और वो जो गुंडे बदमाश आपके विभाग में आग सेकने आते हैं वो उन्हें तो आप कुछ नहीं कहते, उन्हें तो कहने में ही आपकी दुख होती है। अरे मीना बाजार बना रखा है इस सालों ने इंग्लिश डिपार्टमेंट को, पता है? अच्छा, आजा। हमने रघुराज से पूछा क्या वजह है कि तुझे शादीशुदा औरतें ये भाभियां क्यों अच्छी लगती हैं? कहता, इसकी वजह भाभियां कुमारियों से ज्यादा व्यवहारिक होती हैं। क्या अखिल, माँ मिली थी तुझे? कहाँ यार, मिलना नहीं हो पाया। क्यों? उसे मालूम नहीं था कि तू आज यहाँ से जा रहा है? क्या पता, उसे पता हो या शायद नहीं। ये शायद क्या लगा रखा है, या हाँ या ना? वो पिछले 2 महीने से मुझसे नहीं मिली। पर तूने तो 2 दिन पहले कहा था सब ठीक है, IAS की कोचिंग कर रही है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर तुझसे मिल पाई। वो मैंने तुझसे झूठ कहा था। अखिल, अखिल, आज सबसे पहले मैं बोलूंगा दिस ब्लडी लाइफ, वो ब्लडी लाइफ हिंदी में भाई, हिंदी में। हाँ तो भाइयों और बहनों, अरे नेताजी, यहाँ कोई लौंडिया नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे महान युवकों के पास ना तो प्रेमिकाएं हैं और ना नौकरियां, तो फिर हम किसके सहारे जिए? मैं जानता हूँ, पब्लिक साली समझदार हो गई है,
सवाल जवाब करने लगी है। ये सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही है ये जनता। वो सवाल जवाब कर रही होती तो हमारी ये हालत ना होती। ना, कतई ना होती। आखिर हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैं बताता हूँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? दोस्तों, हम यहाँ विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। नहीं, ये बैठक हमारे सुख की शोक सभा है। इस बैठक से पहले जो कुछ भी सुख था हमने सब खो दिया। कल से हम दुखी दुनिया के दुखी नागरिक होंगे। दरअसल हम नागरिक नहीं है, हम नागरिक नहीं है। इस दुनिया ने हमें नागरिक रहने नहीं दिया है। अरे यार, दुखी दुनिया का नागरिक तो मजदूर और किसान होते हैं, जिनके श्रम का शोषण होता है। हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, जिनके पास कोई काम नहीं होता है ना, वो आदमी नहीं होता। हम आदमी नहीं है। इस व्यवस्था ने हमें आदमी रहने ही नहीं दिया है। अरे हमसे हमारा आदमी होना भी छीन लिया गया है। क्या तुम लोग तो नेताजी, ईश्वर एक दिन तुम्हारी सुनेगा जरूर। तुम इसी तरह भाषण करते रहो, लेकिन भाषण के बाद असल में सुबकना छोड़ दो। बस रुमाल लेके आंख नाक पोंछने का दिखावा करो तो एक दिन सचमुच के नेता हो जाओ और मौज करोगे। अरे एक दिन हम मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं। आप लोगों में जिसके गिलास खाली ना हो, कृपया उन्हें जल्द खाली कर लें। ये साकी शाम का अगला पैक बनाने के लिए तैयार है। काश आज हम किसी रूप से देहात करते मार साले को। किसे मार रहे हो? अपने दोस्तों के लिए नहीं कह रहा, बस मार साले को। रोज मेरी मृत्यु होती है, रोज कई बार मेरी मृत्यु होती है। कोई मुझसे पूछता तुम क्या करते हो, और मैं मर जाता हूँ। मार साले को। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं होशो हवास में कह रहा हूँ। बेरोजगारी के कारण मैं कई बार रोया हूँ। पिछली बार का रक्षाबंधन था और बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। भाई उसके लिए कपड़े ले आए और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। बहन ने चुपके से मेरे सिराने की किताब में 100 का नोट रख दिया। उस नोट को पॉकेट में रखकर सारी रात रोया हूं मैं। वो नोट आज भी मेरी पॉकेट में रखा हुआ है। जब भी उस नोट को देखता हूँ मैं उदास हो जाता हूँ। कौन कहता है माँ बाप तो आंख नहीं करते? ये झूठ है। मेरे माँ बाप मेरे कमासुत भाई की चापलूसी तक करते हैं और मुझे देखकर जल भून जाते हैं। और मैं मेरे पिता से मेरा कोई संवाद नहीं। एक दिन उन्होंने चीख कर मुझसे पूछा, लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है? मैं क्या जवाब दूं उन्हें? बोल।
बाद से हम एक दूसरे से नहीं बोले, नहीं बोले। दोस्तों, आज मैं भी अपना रहस्य खोलता हूँ। अब हम सब जा ही रहे हैं, तो तुम लोगों से क्या छिपाना यार। मैं आज तक लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा। मैं एक कपड़े की दुकान पर 2 घंटे पार्ट टाइम काम करता रहा। मालिक साला मुझे 2 घंटे के लिए 1000 रुपए का चार्ज देते रहे। हम सभी ने अपनी राम कहानी कही। हमने 3रा पैक पिया, 4था पैक पिया, 5वां पिया और हम लुढ़कने लगे। अब हम खाना कैसे खाएंगे दोस्तों? हमें भविष्य में भूखे रहना है, हम आज भी भूखे रहेंगे। चलो साथियों, अब चलने का समय आ गया है। अच्छा दोस्तों, विदा होने से पहले एक बार गले लग जाएं। हम सभी अलग अलग दिशा की तरफ जाने लगे। रात गाढ़ी थी, हमारे मुंह बंद और चेहरे भिजे हुए थे। उस दिन अलग होने से पहले हम लोगों ने तय किया कि यदि हम में से कभी भी कोई सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को चिट्ठी लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते करते। कभी भी किसी भी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी किसी भी दोस्त को चिट्ठी